बच्चों, स्वागत है आपका संस्कार एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में। और आज हम क्लास 12वीं के केमिस्ट्री से चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का अगला लेक्चर लेके आपके समक्ष हैं। और आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं सेल विभव क्या होता है या सेल पोटेंशियल क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऑक्सीकरण विभव, फिर अपचयन विभव और उसके बाद मानक इलेक्ट्रोड विभव। पहले हम इसका अध्ययन कर लेंगे, फिर हम चलेंगे सेल विभव पर। ठीक बात बेटा। तो पहले समझते हैं कि ऑक्सीकरण विभव क्या होता है, यानी कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होता है। देखिए, अभी पीछे आपने पढ़ा गैल्वेनी सेल, अभी आपको पीछे पढ़ाया गया है बेटा गैल्वेनी सेल। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या देखा था, हमने इधर ZnSO4 यानी कि जिंक सल्फेट का विलयन ले लिए थे और उसमें जिंक की राड डाल दी थी। ठीक है, और उसके उधर हम लोग ले लिए थे कॉपर सल्फेट का विलयन, ये हमारा कॉपर सल्फेट का विलयन था और उसमें हमने क्या किया था बेटा, कॉपर की राड डाल दी थी। ऐसा करने के पश्चात क्या हुआ था, और यहाँ पर हमने एक लवण सेतु से इन दोनों को जोड़ दिया था और इसको गैल्वेनोमीटर से जोड़ा था। आपको याद होगा, अभी जस्ट इसके पिछला वीडियो आपने पढ़ के आए ही होंगे। अब यहाँ पर हो क्या रहा था, यहाँ पे जिंक क्या कर रहा था, इलेक्ट्रॉन को दान कर रहा था, इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा था और ये इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा था। कौन? कॉपर। यहाँ पे कॉपर जो इस विलयन में था Cu2+, वो यहाँ पर जाकर ये जो दो इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे थे या जितने भी इलेक्ट्रॉन जा रहे थे, कॉपर उनको गेन करने का काम कर रहा था और जिंक जो है लूज करने का काम कर रहा था। यानी हम कह रहे थे इधर इलेक्ट्रॉन का दान हो रहा है तो इसको हम कहते थे ऑक्सीकरण हो रहा है, और इधर जो इलेक्ट्रॉन को कलेक्ट करने का काम यानी कि लेने का काम हो रहा था, ग्रहण करने का काम हो रहा था, इसलिए हम कह रहे थे कि इधर अपचयन हो रहा है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति, किसी इलेक्ट्रोड में इलेक्ट्रॉन को लूज करने की प्रवृत्ति ही उसकी ऑक्सीकरण विभव कहलाती है। समझिए, ऐसे समझ लीजिए कि किसी भी अगर इलेक्ट्रोड का ऑक्सीकरण विभव जितना ही ज्यादा होगा, ठीक है, वो उतना ही अधिक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा। यानी उसकी ऑक्सीकरण विभव जितनी ज्यादा होगी, या यूं कहें कि वो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा उसकी ऑक्सीकरण विभव भी उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक उसी तरीके से किसी भी इलेक्ट्रोड में जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है ना, उसको हम कहते हैं अपचयन विभव। ठीक है, जितना ही अधिक अपचयन विभव रहेगा उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने का काम किया जाएगा। हमारी बात समझ में आ रही बेटा? आप देख रहे हो यहाँ पर क्या कर रहा है, जिंक इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है यानी दान कर रहा है, और यहाँ पर कॉपर क्या कर रहा है, कॉपर इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है। तो हमने ये कहा कि ऑक्सीकरण विभव क्या होता है, कोई भी इलेक्ट्रोड जितना ही उस ज्यादा इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा उसका ऑक्सीकरण विभव उतना ही ज्यादा होगा। हम यही तो कह रहे हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन को दान करने की प्रवृत्ति ही ऑक्सीकरण विभव कहलाती है और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की प्रवृत्ति ही अपचयन विभव कहलाती है। इसको हम लिख देते हैं, फिर आपको समझाते हैं। हाँ देखिए बेटा, तो हमने इसका परिभाषा लिख दिया है, आइए पढ़ते हैं। लिखा है, किसी इलेक्ट्रोड में इलेक्ट्रॉन को दान करने की प्रवृत्ति ही ऑक्सीकरण विभव कहलाती है। कोई भी इलेक्ट्रोड है, जैसे इधर जिंक है उधर कॉपर है, जिंक कितना इलेक्ट्रॉन दान कर सकता है, कितना इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, वो उसकी जो प्रवृत्ति है ना बेटा, उसी को हम कहते हैं ऑक्सीकरण विभव। और आप जानते हो चूंकि ऑक्सीकरण का मतलब ऑक्सीडेशन होता है और इसीलिए इसको हम E-ऑक्स से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? E-ऑक्स से, याद रखिएगा। अब दूसरा है अपचयन विभव। तो किसी इलेक्ट्रोड में इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की प्रवृत्ति, जैसे यहाँ आप देख रहे हो ये कॉपर क्या कर रहा है बेटा, जो विलयन से जाकर इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके कॉपर सॉलिड बना रहा है। तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण, ये जो इलेक्ट्रोड है कितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, जितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उसको हम कहते हैं उसका इलेक्ट्रोड विभव। तो ये कह रहा है किसी इलेक्ट्रोड में इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की प्रवृत्ति अपचयन विभव कहलाती है। यानी कोई भी इलेक्ट्रोड जितना ही अधिक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा उसका हम कह सकते हैं कि उसका अपचयन विभव उतना ही ज्यादा होगा। और इसको हम किससे प्रदर्शित करेंगे बेटा, इसको हम ई रेड से प्रदर्शित करेंगे। क्योंकि रिडक्शन माने आपका होता है अपचयन, इसीलिए इसको हम ई रेड से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब आइए पढ़ते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या है।
तो इलेक्ट्रोड विभव का मतलब तो आप समझ लिए। इलेक्ट्रोड विभव का अगर मान लीजिए मैं परिभाषा पूछूं, केवल इलेक्ट्रोड विभव, तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने अथवा दान करने की जो क्षमता होती है वही इलेक्ट्रोड विभव कहलाती है। अब मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, तो लिखा हुआ है 298 केल्विन ताप, यानी कुछ स्थितियां बना दी गई हैं, कुछ कंडीशन बना दिए गए हैं, कुछ स्टैंडर्ड कंडीशन बना दिए गए हैं, और उन कंडीशन पे अगर विभव को मापते हो तो वो मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाएगा। यानी मानक परिस्थितियों पर अगर हम इलेक्ट्रोड विभव का कैलकुलेशन करते हैं या मापन करते हैं तो जो हमको मिलने वाला, जो आंकड़ा मिलने वाला है उसको हम बोलेंगे मानक इलेक्ट्रोड विभव। जैसे देखिए यहाँ पे परिभाषा भी लिखा हुआ है कि 298 केल्विन ताप पर, अब याद रखिएगा हम एक दिन एनटीपी और एसटीपी पढ़ाए थे, तो 225 डिग्री टेम्परेचर हुआ ना, 25 डिग्री मतलब 298 केल्विन, तो 298 केल्विन ताप, या किसी किसी बुक में 25 डिग्री सेल्सियस भी लिखा रहता है, तो केल्विन में और सेल्सियस में 273 का फर्क होता है, ये आप जानते होंगे। तो 298 केल्विन ताप वो एक वायुमंडल दाब पर, एक एटीएम, एक वायुमंडल दाब होना चाहिए, एक वायुमंडल दाब पर 1 मोलर विलयन, और जो मोलर, 1 मोलर का मतलब 1 लीटर विलयन में 1 मोल जो भी हमारा विद्युत अपघट्ट है, जैसे यहाँ जिंक सल्फेट है वो घुला हो, तो 1 मोलर विलयन यानी कि 1 मोल प्रति लीटर, 1 मोलर विलयन में डूबे इलेक्ट्रोड का जो विभव होगा, चाहे वो ऑक्सीकरण विभव हो, चाहे वो अपचयन विभव हो, कोई भी विभव हो, अगर मानक परिस्थितियों पे नापा जा रहा है तो उसको बोलेंगे मानक इलेक्ट्रोड विभव। यानी अगर मानक कंडीशन पर हम इलेक्ट्रोड विभव नाप रहे हैं, चाहे वो कह सकते हैं ऑक्सीकरण विभव हो या अपचयन विभव हो, दोनों हो सकता है, तो उसको हम कहेंगे मानक इलेक्ट्रोड विभव। जैसे बेटा अगर मान लीजिए हम इधर वाले का मानक कंडीशन पे नापते हैं तो क्या हो जाएगा, इसको बोलेंगे ई नॉट, इसको ई नॉट से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं बेटा, ई नॉट से, ठीक है। और अगर ऑक्सीकरण विभव नापते हो मानक स्थितियों में, मतलब इधर आप 298 केल्विन पर एक वायुमंडल दाब पर और 1 मोलर विलयन में अगर इधर ऑक्सीकरण जिधर हो रहा है उधर का मापते हो तो उसको बोलेंगे ई नॉट ऑक्स, यानी मानक ऑक्सीकरण विभव कहेंगे, ठीक है। तो मानक स्थितियों पर इलेक्ट्रॉन को दान करने की जो प्रवृत्ति होती है उसको हम मानक ऑक्सीकरण विभव कहेंगे, और मानक स्थितियों में इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की जो प्रवृत्ति होती है उसको हम मानक अपचयन विभव कहेंगे या ई नॉट रिडक्शन, ठीक है। तो मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, मानक स्थितियों पर किसी भी इलेक्ट्रोड का जो विभव होता है उसी को हम मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। मानक स्थितियां क्या हैं उसको भी हमने बताया कि 298 केल्विन ताप होना चाहिए, 1 वायुमंडल दाब होना चाहिए और 1 मोलर का विलयन होना चाहिए, यानी उस विलयन में 1 लीटर में 1 मोल आपका जो भी लवण है वो घुला रहना चाहिए। ये उसका हो गया मानक कंडीशन। इसको जरूर याद रखिएगा कि मानक कंडीशन क्या होता है, ठीक है बेटा। तो इसको आप नोट कर लीजिए। अब कुछ और बातें बेटा, तो अगला हमारा टॉपिक है कि सेल विभव क्या होता है या सेल पोटेंशियल क्या होता है। तो देखिए आप अभी अभी पढ़े हैं गैल्वेनी सेल, उस गैल्वेनी सेल से बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाता है। आपने क्या पढ़ा बेटा, गैल्वेनी सेल, हमने यहाँ क्या लिया, जिंक की राड, यहाँ क्या लिया, कॉपर की राड, यहाँ पर कौन सा लवण लिया, ZnSO4, यहाँ पे कौन सा लवण लिया, CuSO4, ठीक है। आप जानते हैं यहाँ से इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन Zn लूज कर रहा है, ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का काम हो रहा है, यहाँ पर ऑक्सीकरण हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पर अपचयन हो रहा है। ठीक, तो यहाँ इस चालक में एक ऐसा बल कार्य करता है, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन को धकेलता है, इधर एनोड की तरफ इलेक्ट्रॉन को धकेलता है और कैथोड की तरफ इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। एक ऐसा बल वो कार्य करता है जो इधर तो इलेक्ट्रॉन को धक्का मार के उधर ले जाता है और इधर क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करता है, ठीक है। और उसी को कहते हैं बेटा सेल का विद्युत वाहक बल, EMF या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या सेल विभव। ठीक, जैसा कि यहाँ पे परिभाषा में भी आपको लिखा हुआ है कि वह चालक बल, चालक में लगने वाला वह बल जो एनोड से इलेक्ट्रॉनों को दूर धकेलता है।
अब एनोड से इलेक्ट्रॉन क्यों इधर जा रहा है, कभी सोचो आप भाई, एक कोई बल तो है। मान लीजिए, मान लेते हैं कि जिंक ने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को त्याग कर दिया, यहाँ इलेक्ट्रॉन आ गया। अब कौन सा वह ताकत है जो इलेक्ट्रॉन को इधर से इधर ले जा रहा है, कोई ना कोई बल तो है, और उसी को कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। भाई यहाँ पे जिंक ने अपना इलेक्ट्रॉन रख दिया, अपने तो विलयन में चला गया, लेकिन कोई ना कोई ताकत तो है जो इलेक्ट्रॉन को इधर से इधर ले जा रही है या इधर खींच रही है, दोनों कह सकते हैं, या तो इधर से धकेल रही है या इधर खींच रही है, बात तो एक ही है ना। तो उसी जो ताकत है, वही जो बल है, उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। जैसे हम लिखा है कि वह चालक बल जो एनोड से इलेक्ट्रॉनों को दूर धकेलता, इस एनोड से दूर धकेलता है तथा कैथोड की ओर आकर्षित करता है, इधर खींचता है, ठीक है, उसी को विद्युत वाहक बल या विद्युत विभव या सेल विभव कहते हैं। उसी को सेल विभव कह लीजिए, सेल का ईएमएफ या विद्युत वाहक बल कह लीजिए, या उसी को सेल विभव बोल दीजिए, विद्युत विभव बोल लीजिए, बात एक ही है। या दूसरी परिभाषा भी दिया है कि दो अर्धसेल अभिक्रियाओं में, आप जान रहे हो कि यहाँ पे अर्धसेल है, आधे तरफ ऑक्सीकरण हो रहा है, आधे तरफ अपचयन हो रहा है, यानी इधर अर्ध ऑक्सीकरण सेल हम कह सकते हैं और इधर अर्ध अपचयन सेल, ठीक है। तो यहां पर कह रहा दो अर्धसेल अभिक्रियाओं के इलेक्ट्रोड विभव में अंतर को, जितना इधर का इलेक्ट्रोड विभव है, जितना इधर का इलेक्ट्रोड विभव है, उन दोनों का जो अंतर है उसी को कहते हैं सेल विभव। भाई अलग अलग इलेक्ट्रोड विभव निकालोगे तो इसका कुछ और आएगा, इसका इलेक्ट्रोड विभव कुछ और आएगा, उन दोनों को घटा दो तो तुमको सेल विभव मिल जाएगा। बात समझ में आई? ऐसा ताकत, ऐसा बल जो इलेक्ट्रॉन को दूर धकेलता है और कैथोड की तरफ इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करता है, उसी को विद्युत वाहक बल कहते हैं। लेकिन उस परिस्थिति में जब इसमें आवेश प्रवाहित नहीं हो रहा है, ठीक है। तो बात इतना समझने का प्रयास करिए। अब दूसरी परिभाषा के अनुसार क्या कह रहा है, दो अर्धसेल अभिक्रियाओं के इलेक्ट्रोड विभव में अंतर को सेल विभव कहते हैं। तो हम कह सकते हैं, एक सूत्र मिलता है बेटा कि ई सेल बराबर, ठीक है, एक सूत्र मिलता है ई सेल बराबर ई कैथोड माइनस ई एनोड, यानी कि कैथोड का जो इलेक्ट्रोड विभव है और जो हमारा एनोड का इलेक्ट्रोड विभव है, उसमें कैथोड में से अगर एनोड को घटाओगे तो आपको सेल विभव प्राप्त हो जाएगा। या हम पीछे इसको दूसरी भाषा में लिखे हैं तो दूसरी भाषा में लिख देते हैं, इसको हम लिखे थे ई रिडक्शन अपचयन विभव, यानी ई रिडक्शन ई रेड माइनस ई ऑक्स, ऐसे भी लिख सकते हैं, या ई सी माइनस ई ए लिख सकते हो, सी फॉर कैथोड ए फॉर एनोड, दोनों लिख सकते हो, गलती कुछ भी नहीं है। तो ई सेल क्या हो गया, कैथोड का विभव जो है इलेक्ट्रोड विभव, उसमें से हमने एनोड का इलेक्ट्रोड विभव घटा दिया तो हमको मिल जाएगा ई सेल। ये समझ में आया बेटा? दूसरी बात, अगर मानक परिस्थितियों पे ये सारा माप किया जाए, जैसे आपने मानक परिस्थिति हमें बताया कि अगर 298 केल्विन, देखिए यहाँ पर अगर हम ताप 298 केल्विन लेते हैं, ठीक है, इस विलयन की मोलरता 1 मोल लेते हैं और इसका दाब 1 वायुमंडल लेते हैं, ये क्या है, मानक कंडीशन है। अगर इन कंडीशन पे ये गणना करते हैं तो इसको कहेंगे मानक सेल विभव, ई नॉट सेल इज इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा ई नॉट रिडक्शन माइनस ई नॉट ऑक्सीडेशन। तो ये हो जाएगा बेटा, अगर मानक सेल विभव हो जाएगा, वही काम है। मानक परिस्थितियों में दोनों इलेक्ट्रोडों के विभवों के अंतर को मानक सेल विभव कहेंगे, ठीक है। मानक परिस्थितियों में दोनों इलेक्ट्रोडों के विभव के अंतर को हम कहेंगे मानक सेल विभव। तो आप समझ पाए होंगे कि मानक सेल विभव होता क्या है। मानक सेल विभव वह ताकत होता है, वह बल होता है जो एनोड की तरफ इलेक्ट्रॉन को धकेलता है और कैथोड की तरफ इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, ठीक है। या यूं कहें कि कैथोड के इलेक्ट्रोड विभव और एनोड के इलेक्ट्रोड विभव के अंतर को हम सेल विभव कहते हैं। और अगर यही कार्य मानक परिस्थिति में किया जाए, 298 केल्विन ताप पर 1 मोलर विलयन में और 1 वायुमंडल दाब पर ये स्थितियां, ये इलेक्ट्रोड विभव को मापा जाता है, तो इन दोनों के अंतर को कहा जाएगा मानक सेल विभव या ई नॉट सेल। ठीक बात बेटा? तो इसको आप नोट कर लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नोट करिए इसको। ये बेटा,
तो आपने पढ़ लिया है कि सेल विभव क्या होता है, यानी कैथोड का जो इलेक्ट्रोड विभव है उसमें से हमको घटाना पड़ता है आपका जो हमारा एनोड का इलेक्ट्रोड विभव है उसको। ठीक है, आपने पढ़ लिया ना कि ई सेल इज इक्वल टू ई रिडक्शन माइनस ई ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए किसी भी सेल का इलेक्ट्रोड विभव दिया हुआ है, मान लीजिए पूरे सेल का सेल विभव दिया हुआ है, सेल विभव बेटा दिया हुआ है, मान लीजिए 30 दिया हुआ है सेल विभव। ठीक, अब आपसे पूछा जाए कि बताओ अपचयन विभव कितना है या ऑक्सीकरण विभव कितना है, तो आप नहीं बता पाएंगे। या आप पूछ दिया जाए कि बताइए एनोड का इलेक्ट्रोड विभव कितना है, कैथोड का इलेक्ट्रोड विभव कितना है, तो आप नहीं बता सकते हैं। अगर सेल का सेल विभव दिया हो और आपसे पूछा जाए कि ऑक्सीकरण विभव या अपचयन विभव का मान बता दो, तो आप नहीं बता सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ सेल विभव 30 दिया हुआ है, तो आपसे पूछा जाए कि बताओ बेटा ऑक्सीकरण विभव कितना है, तो आप कैसे बता सकते हैं। हाँ, दोनों का जो घटाना है, यानी कि कैथोड में से एनोड को घटाने पर 30 आ चुका है, लेकिन हम अलग अलग तो नहीं बता सकते हैं कि कौन कितना है। ठीक है, 40-10 भी हो सकता है, मान लीजिए इसको 40 इसको 10, ये भी हो सकता है ना बेटा, ये हो सकता है 60 और 30 भी हो सकता है। भाई 60 में से 30 घटाओगे तब भी 30 आ जाएगा। तो हम एग्जैक्टली कैसे कह सकते हैं कि अपचयन विभव कितना है और ऑक्सीकरण विभव कितना है, हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते। यानी अगर सेल विभव दिया हो तो हम अलग अलग से ऑक्सीकरण विभव और अपचयन विभव नहीं बता सकते। और इसी समस्या का समाधान करने के लिए बेटा बनाया गया मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। क्या बनाया गया? मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। देखिए, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब आइए पहले हम इसको पढ़ लेते हैं कि ये क्या होता है। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है? इसको शॉर्ट फॉर्म में एसएचई कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? एसएचईसी, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है, एसएचई या सी भी बोलते हैं। तो ये पहले होता क्या है और इसकी सहायता से हम कैसे अलग अलग ऑक्सीकरण और अपचयन विभव बता सकते हैं अगर हमको सेल विभव मालूम है तो। ठीक है, तो आइए पहले एसएचई को पढ़ते हैं। हाँ देखिए बेटा, तो हमने बताया कि अगर पूरे सेल का सेल विभव दे दे तो हम अलग अलग ऑक्सीकरण विभव या अपचयन विभव नहीं बता सकते। उसी समस्या के समाधान के लिए बनाया गया मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या जिसको बोलते हैं एसएचई। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। आइए समझते हैं एसएचई क्या होता है। कहता है एक मोलर सांद्रता के HCl विलयन को। अब देखिए यहां पर हम एक पात्र लेते हैं इस तरीके से। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनाने के लिए आपको ऐसे एक पात्र लेना होगा और इसमें HCl का विलयन 1 मोलर जिसकी मोलरता हो। अब 1 मोलर का मतलब क्या हुआ? 1 मोलर का मतलब हुआ कि 1 लीटर में 1 मोल HCl होना चाहिए। ठीक है, 1 लीटर जल में अगर 1 मोल HCl है तो हम समझ जाएंगे कि 1 मोलर सांद्रता वाला ये विलयन है। 1 मोल प्रति लीटर, उसी को कहते हैं 1 मोलर। ठीक है, कहता है एक पात्र में लेते हैं। अब प्लेटिनम के तार के एक सिरे पर प्लेटिनम धातु की छोटी प्लेट को उपयोग में लेकर तार को कांच की नली में सील कर देते हैं। अब यहां पे क्या करेंगे बेटा? इस तरीके से एक कांच की नली लेंगे। सबसे पहले एक प्लेटिनम का ऐसे तार ले लेंगे। ये प्लेटिनम का तार है। ठीक है, और इसको यहां पर हम एक छोटा सा इस पर प्लेट ऐसे लगा देंगे प्लेटिनम का ही। अब प्लेटिनम को क्यों लिया गया? क्योंकि प्लेटिनम बेटा बहुत कम क्रियाशील, लगभग नगण्य होता है इसका क्रियाशील, इसलिए यह क्रियाशीलता इसका नगण्य होता है, इसी कारण यह क्रिया नहीं करेगी। और आप तो जानते हैं कि हमको किसका इलेक्ट्रोड बनाना है? हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड बनाना है। ठीक, अब इलेक्ट्रोड क्या होता है आप पढ़ चुके हैं कि जब किसी धातु को उसी धातु के लवण के विलयन में डुबोया जाता है तब इलेक्ट्रोड बनेगा। अब इस बार हमको बनाना हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड, तो हाइड्रोजन के राड को अगर हाइड्रोजन युक्त विलयन में डुबोना
डुबोया जाए तभी ना बनेगा हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड। तो हाइड्रोजन का राड तो होता ही नहीं है, आप तो जानते हैं हाइड्रोजन तो गैस है, उसका राड कैसे होगा भाई। इलेक्ट्रोड क्या होते हैं, जब किसी धातु के राड को या छड़ को उसी धातु के लवण युक्त विलयन में डुबोया जाता है तब वो इलेक्ट्रोड का काम करता है। अब अगर आपको हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड बनाना है तो हाइड्रोजन को राड तो मिलेगा ही नहीं। तो इसी समस्या के समाधान के लिए हमने क्या ले लिया है, प्लेटिनम ले लिया है। प्लेटिनम की छड़ जो किसी से क्रिया नहीं करता है, और इसके ऊपर एक इस तरीके की उल्टी कांच की नली हम लगा देते हैं। ठीक है, ये कांच की नली है, ठीक बेटा। और इसको हम ऐसे सील बंद कर देते हैं, ये थोड़ा सा निकला रहेगा और इसको हम सील बंद कर देते हैं, और यहां से हम हाइड्रोजन गैस प्रवाहित कर सकते हैं। H2 गैस यहां से प्रवाहित कर सकते हैं। अब ये भी देखिए हमारा काम हो गया, हाइड्रोजन डूब गया हाइड्रोजन युक्त विलयन में, तो इलेक्ट्रोड का काम होने लगा। रही बात क्षण की जो समस्या थी, तो उसके लिए हमने प्लेटिनम की क्षण ले लिया जो क्रिया करता ही नहीं है किसी से, वो केवल हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोड के रूप में काम करेगा, वो तो क्रिया तो किसी से करना नहीं है। और अगर हम किसी दूसरे धातु की क्षण लेते तो खुद कर क्रिया करने लगता, वो खुद इलेक्ट्रोड की भांति काम करने लगता। इसीलिए हमने एक ऐसा तत्व लिया है जो क्रिया करता ही नहीं है, जिसकी क्रियाशीलता सबसे कम है। ठीक है, अब इसमें हाइड्रोजन गैस हम प्रवाहित करेंगे तो ये इलेक्ट्रोड का काम करने लगेगा, और यही इलेक्ट्रोड आपका कहलाता है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। एक बार पढ़ते हैं पूरी परिभाषा को फिर से। कहता है एक मोलर सांद्रता के HCl विलयन को एक पात्र में लेते हैं। अब प्लेटिनम के तार के एक सिरे पर प्लेटिनम धातु की छोटी सी प्लेट, देखिए छोटी सी प्लेट लगा दिया, को उपयोग में लेकर तार को कांच की नली में सील करके, इस तार को किसमें सील कर देते हैं, कांच की नली में सील करके पात्र में लिए गए HCl के, इस पात्र में जो HCl का 1 मोलर विलयन में डुबो देते हैं। HCl का जो 1 मोलर विलयन है उसी में उसको डुबो देते हैं। कांच की नली में एक वायुमंडल दाब करके कांच की नली में एक वायुमंडलीय दाब पर आवश्यकता अनुसार H2 गैस उत्सर्जित एवं प्रवाहित की जा सकती है। यहाँ पर एक वायुमंडल दाब पर या तो हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित भी की जा सकती है या प्रवाहित भी की जा सकती है। अब आप समझ नहीं पा रहे होंगे कि ये कैसे इलेक्ट्रोड की भांति काम करेगा। तो इलेक्ट्रोड की भांति काम क्यों नहीं करेगा बेटा, हमने कहा कि जिसका इलेक्ट्रोड बनाना है उसको उसी के लवण के विलयन में डुबोना रहता है। हालांकि यहाँ पर हमने अम्ल लिया है, वो बात अलग है। दूसरी बात, ये जो इलेक्ट्रोड है ये एनोड का भी काम कर सकता है और कैथोड का भी काम कर सकता है। ध्यान दीजिएगा, ये जो इलेक्ट्रोड है ये एनोड का भी काम कर सकता है और कैथोड का भी काम कर सकता है। कैसे करेगा, देखिए एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीकरण यानी इलेक्ट्रॉन को त्यागने का काम होता है। तो अभी अभी यहां पर एक लाइन लिखी हुई है कि आवश्यकता अनुसार H2 गैस को या तो उत्सर्जित किया जा सकता है या तो प्रवाहित किया जा सकता है। इसका मतलब क्या है, यहाँ तो या तो हाइड्रोजन गैस खुद निकलने लगेगी या तो हमको हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करना होगा। कैसे, देखिए एनोड पर क्या होता है बेटा, ऑक्सीकरण, आप भी जानते हो, यानी कि इलेक्ट्रॉन को आप देख रहे थे जिरेन क्या कर रहा था, इलेक्ट्रॉन को दान करके खुद विलयन में चला जा रहा था। तो वही अभिक्रिया यहाँ हो सकती है। यहाँ पर जो हम हाइड्रोजन दे रहे हैं ये क्या कर सकता है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन का दान करके यहाँ पे जा सकता है। कैसे, देखिए हाइड्रोजन है तो ये इलेक्ट्रॉन को दान करके अंदर जा सकता है इस तरीके से। अगर 2 हाइड्रोजन रहेगा तो यहाँ पर निश्चित तौर पे 2 इलेक्ट्रॉन का दान करेगा। ठीक है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन का दान करेगा। तो इस तरीके से ये अभिक्रिया भी यहाँ पर हो सकती है, क्योंकि हमने यहाँ पे हाइड्रोजन गैस अगर देंगे तो ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर त्याग करके खुद विलयन में जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है, जैसे जिंक चला जा रहा था। और अब आप सोचेंगे कैसे एनोड की भांति काम करेगा, तो यहाँ पर जो H है, ये देखिए यहाँ पर जो H है, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके H2 बना सकता है। कैसे, इधर देखिए यहाँ पर जो H प्लस है, यहाँ पर जो H प्लस है बेटा, वो क्या करने लगेगा, वो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करके क्या बनाएगा, H। और अगर 2 हाइड्रोजन रहेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बना लेंगे, H2 गैस बना लेगा। तो आप क्या देख पा रहे हो,
यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को ये दान भी कर सकता है। यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन किधर से भी आए हैं तो इलेक्ट्रॉन को दान करके विलयन में भी जा सकता है, और आवश्यकता पड़ी तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर सकता है। ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को दान करके विलयन में भी जा सकता है, और आवश्यकता पड़ी तो कहीं से अगर इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो आवश्यकता पड़ी तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके H2 गैस भी बना सकता है। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा है कि H2 गैस उत्सर्जित भी हो सकती है और प्रवाहित भी की जा सकती है। जरूरत पड़ी तो हमको प्रवाहित करना पड़ेगा, जरूरत पड़ी तो खुद उत्सर्जित होने लगेगा। अभी समझ में नहीं आया, अब हम बताते हैं। इतना तो समझ गए होंगे ना, पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आपको अच्छी तरीके से समझाते हैं कि कैसे इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर सकता है और कैसे इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है। इसको पहले आप बना लीजिए, फिर मैं आपको बेहतर ढंग से समझाता हूँ। तो अब हम आपको समझा रहे हैं कैसे जो हमारा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है वो कैथोड की भी भांति काम कर सकता है और इलेक्ट्रोड की भी भांति काम कर सकता है। देखिए यहाँ पर हम डेनियल सेल को लेते हैं। ठीक, आप जानते हो यहाँ पे ZnSO4 का विलयन होता है, जिंक सल्फेट का विलयन, और इसमें क्या रहता है बेटा, जिंक की रॉड, और इधर क्या रहता है, कॉपर सल्फेट का विलयन, और यहां पर रहता है कॉपर की रॉड। ठीक है, अब हमको अगर मर्जी करे तो एक कैथोड के रूप में अगर हम SHG का यूज करना चाहें तो यहां यूज कर सकते हैं। इसको हम यहां से हटा देंगे और यहां पर लगा देंगे SHG को। भाई आधा रहने देंगे, आधा को बदल देंगे, SHG लगा दे रहे हैं। कैसे रहता है SHG, ऐसे रहता है। यहाँ पर प्लेटिनम की रॉड रहती है, यहाँ पर एक कांच की नली रहती है, यहाँ पर HCl का विलयन रहता है, HCl का विलयन रहता है, यहाँ पर निकला रहता है, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जा सकती है। अब हम इसको इसके साथ जोड़ते हैं। अब क्या होगा, अब यहां से तो इलेक्ट्रॉन दान करेगा Zn, ये तो कंफर्म है, ये एनोड तो फिक्स है, ये तो इलेक्ट्रॉन दान करेगा ही। अब ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे। अब जब यहां पर इलेक्ट्रॉन आएगा तो हमको कुछ नहीं करना है। अब क्या करेगा, जब ही यहां पर इलेक्ट्रॉन आएगा ये H यहां पर जाएगा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने। अब देखो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने का काम हो जाएगा ना, और इलेक्ट्रॉन को जब ग्रहण करेगा ये H+, तो ये वाली रिएक्शन होगी, एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके H बनाने लगेगा। और इसी तरीके से अगर दो हाइड्रोजन रहेंगे तो दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके H2 बनाएंगे, और यहाँ पर H2 गैस उत्सर्जित होने लगेगी। बात समझ में? कैथोड का काम कर लिया, चकाचक कैथोड का काम करने लगा। ये SHG हमने क्या किया बेटा, जो कॉपर का इलेक्ट्रोड था ना उसको हटाकर यहाँ पर SHG लगा दिया। अब देखते हैं कि काम करता है कि नहीं करता है, तो बिल्कुल करेगा। यहाँ से दो इलेक्ट्रॉन इसने त्यागा है, जिंक ने जो इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है वो विद्युत वाहक बल के कारण इधर जा रहे हैं, और यहाँ पर देखिए H इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके हाइड्रोजन गैस बना रहा है, तो हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होगी। इसीलिए कह रहा है हाइड्रोजन गैस या तो प्रवाहित की जा सकती है या तो उत्सर्जित की जा सकती है। अब ये तो कैथोड की भांति कार्य करके हमने दिखा दिया आपको। अब आइए एनोड की भांति कैसे काम करेगा, तो इस बार हम इसको हटा देते हैं, इधर कॉपर वाले को रहने देते हैं। डेनियल सेल में कॉपर वाला जो इलेक्ट्रोड आपने देखा था उसको हम रहने देते हैं। कैसे रहता है, यहाँ पर कॉपर सल्फेट का विलयन रहता है, ठीक है, और यहाँ पर कॉपर की रॉड रहती है। और इधर इस बार हम इसको हटाकर किसको लगाते हैं, SHG को लगा देते हैं। ठीक है, देखिए बेटा SHG को हमने जोड़ दिया। अब यहां से हाइड्रोजन गैस। अब की बारी हमको क्या कराना, ये तो इलेक्ट्रॉन का दान नहीं करेगा ना, ये तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। अब की बारी इसको इलेक्ट्रॉन को दान करना है। पिछली बार तो ग्रहण करने का काम था तो कर लिया, अब की बारी दान करने का काम है, तो क्या करेगा, अब की हमको हाइड्रोजन गैस देना पड़ेगा। जब हम हाइड्रोजन गैस देंगे ना बेटा, तो जानते हो क्या होने वाला है, तो यहाँ पर जो HCl है, यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को त्याग करके विलयन में चला जाएगा, और यहाँ पर कौन सी रिएक्शन होगी, यहाँ पर होगा H इलेक्ट्रॉन को त्याग करके H+ बनाएगा और एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर सकता है। ऐसे दो हाइड्रोजन रहेंगे तो दो H+ बनाएंगे और दो इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा। तो यहाँ पर क्या देख रहे हो, हम हाइड्रोजन गैस देते हैं, वो इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर त्यागेगा और खुद विलयन में चला जाएगा, और फिर इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, ये एनोड की तरह काम करेगा, ये कैथोड की तरह काम करेगा। तो यह बहुरूपिया है बेटा, यह कैथोड की भी बात काम कर सकता है और एनोड की भांति भी काम कर सकता है।
अब इतना तो आप समझ ही गए होंगे कैसे काम करता है। जरूरत पड़ रही है यहाँ से HCl से H चला जा रहा है, जरूरत पड़ रही है तो यहाँ हाइड्रोजन दान करके खुद चला जा रहा है। ये दोनों काम कर सकता है। अब प्रश्न नंबर तीसरा उठता है कि कैसे इसकी सहायता से, अगर हमको मान लीजिए सेल विभव दिया है 30, तो कैसे हमको अगर पूछा जाए कि अपचयन विभव कितना है या ऑक्सीकरण विभव कितना है, तो कैसे हम बता सकते हैं। तो आइए देखिए हम बताते हैं कैसे आप बता सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपका सेल विभव दिया हुआ है 30 है, ठीक, और आपको पूछा जा रहा है कि ऑक्सीकरण विभव बताओ, यानी एनोड पर विभव बताओ। तो आप क्या करिएगा, आप धीरे से यहां पर जो कैथोड वाला कॉपर वाला इलेक्ट्रोड था उसको हटाकर उसकी जगह पर ऐसे SHG लगा दीजिएगा। अगर आपको ऑक्सीकरण विभव बताना है तो यहां पर SHG लगा दीजिएगा। और जब आप SHG लगाओगे तो ये जान लीजिए SHG का जो विभव होता है वो 0 होता है। SHG का विभव यानी कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो विभव होता है बेटा वो 0 होता है। तो जैसे ही SHG लगाओगे यहां पर, अब गैल्वेनोमीटर में देखो कितना बता रहा है, ठीक है। अब गैल्वेनोमीटर में जो बता रहा होगा वो आपका क्या होगा, वो केवल आपका इसी का है, और इसका तो शून्य हो गया। अब वो केवल ऑक्सीकरण विभव ही बताएगा। भाई गैल्वेनोमीटर में जो बता रहा है वो केवल इसी का बता रहा है, इसका तो 0 हो गया, ठीक। तो इस तरीके से हम SHG की सहायता से कोई भी इलेक्ट्रोड विभव निकाल सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको इसका इलेक्ट्रोड विभव बताना है तो आप इधर SHG लगा दीजिए, अब इधर 0 हो जाएगा, यानी कि अब तो रिडक्शन के जगह पे 0 लिखना पड़ेगा ना। जैसे आप पढ़े हो E cell इज इक्वल टू E रेड माइनस E ऑक्स, पढ़े हो ना। अब यहाँ पर E रेड का मान तो शून्य हो गया ना। अब मान लीजिए यहाँ पर 30 है तो E रेड का मान तो मालूम, E ऑक्स का मान तो मालूम हो जाएगा, E ऑक्स इज इक्वल टू 30 हो जाएगा। ये तो 0 हो गया रिडक्शन वाला, जब SHG वहां लगा दिए। और इसी तरीके से मान लो अब तुमको इसका अपचयन विभव निकालना है तो इधर एनोड की तरफ आप SHG लगा दो, तो ये ऑक्सीडेशन वाला 0 हो जाएगा, जो बचेगा वो आपका रिडक्शन बताएगा। हमारी बात समझ रहे हो ना बेटा। जैसे अगर कुल विभव दिया है और आपको अलग अलग आपको विभव बताना है तो आप SHG का मदद ले सकते हो। SHG को लगाओगे इधर वाला 0 हो जाएगा, जो बचेगा वो इसी का पूरा इस मीटर में जो बताएगा वो पूरा का पूरा इसी का है, क्योंकि ये तो 0 हो गया। अगर यहाँ पे कॉपर का इलेक्ट्रोड होता तो दिक्कत होती, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड लगाया तो उसका 0 होता है। उसी तरीके से यहाँ पर भी हमने इधर अगर इसका बताना रहेगा तो इधर हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड लगा देंगे, तो इसका तो शून्य हो जाएगा। जो गैल्वेनोमीटर पे आप बताएगा वो केवल इसका और इसका रहेगा। तो उम्मीद करते हैं आपको SHG का पूरा मेथड समझ में आया होगा कि ये कैसे इलेक्ट्रोड का भी काम कर सकता है, कैसे कैथोड का भी काम कर सकता है, और इसकी जो विभव होती है वो 0 कैसे होती है, और किस तरीके से इसकी सहायता से हम अलग अलग ऑक्सीकरण विभव और अपचयन विभव बता सकते हैं। तो मिलते हैं बेटा एक नए टॉपिक के साथ अगले क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। आपका दिन शुभ हो।